गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। विद्वानालय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको अधिगम टॉपिक लेकर आए हैं। अधिगम से संबंधित हम लोग देखेंगे कि अधिगम क्या होता है और अधिगम से संबंधित कम से कम 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी परीक्षाओं में जो भी परीक्षा में अधिगम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप अच्छी तरीके से हल कर लेंगे। अधिगम को समझना बहुत ही ज़रूरी है और इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहेंगे तो अधिगम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अधिगम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर ले जाएंगे, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में थ्योरी भी बताने जा रहा हूँ। अब कम से कम 12 क्वेश्चन बताऊँगा कि अधिगम से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षाओं में, और जितने बैक पेपर में पूछे गए वो सारे इस वीडियो में इंक्लूड है वो प्रश्न पत्र। फिर उसके बाद जितने नए क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं वो सारे चीज़ है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अधिगम से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अधिगम क्या होता है। अधिगम के बारे में आप लोग मेनली जानते ही होंगे कि अधिगम क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखना का मतलब सीखना तभी होता है जब आपके व्यवहार में सापेक्षिक अस्थायी परिवर्तन आता है तो उसी को अधिगम कहा जाता है। यदि कोई वाई फैक्टर आपको मिल जाए, जैसे आप खूब दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते थक गए, और थक गए तो आपके व्यवहार में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा, लेकिन उसके माध्यम से जो परिवर्तन आपके बिहेव में हो रहा है वो अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। और अधिगम की श्रेणी में क्या रखा जाता है, जैसे डोसा खाना। डोसा खाना क्या है? एक कला है। फूलों में रंग भरना एक क्या है? एक कला है। आप सीखें और सीखे हैं तो आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ रहा है। जैसे आपको बता दिया गया कि साड़ी का किनारा बनाइए, तो साड़ी का किनारा जब बना रहे हैं तो आपके अंतर्गत वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपके व्यवहार में वो अस्थायी परिवर्तन है। तब अब साड़ी का किनारा बना रहे हैं, उसको रंगों से भर रहे हैं। जैसे हृदय का धड़कना आपके परिपेक्ष में नहीं है। जब दौड़ेंगे तेज हो जाएगा हृदय गति, जब छोड़ देंगे तो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। तो हृदय का धड़कना आपके अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो साफ तौर की बात है कि अधिगम क्या होता है। अधिगम व्यवहार में सापेक्षिक अस्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। व्यवहार में सापेक्षिक अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने के दौरान जो सीख रहे हैं और सीखने से आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए तो वही आपका अधिगम होता है। ठीक, हम लोग देखते हैं स्लाइड में यही सारी चीजें आपको आपके लिए स्लाइड में एकदम लिखित रूप में लेकर आए हैं। इसका स्क्रीनशॉट मारकर अपने पास रख लीजिएगा या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको डाउनलोड करके अपना नोटबुक तैयार कर लीजिएगा। देखते हैं हम लोग। देखिए, ये अधिगम व्यवहार में सापेक्षिक अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, सिखाना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, सिखाना। जैसे आप मोटरसाइकिल बना रहे हैं, सीखे जब तक नहीं सीखे थे, कोई आपको मोटरसाइकिल दे रहा है बनाने के लिए तो आपका व्यवहार क्या कहेगा? मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जब सीख लिए तो आप क्या कर रहे हैं? लाइए मैं बना देता हूं, वेल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, अर्थात आपके व्यवहार में वह दिख रहा है। तो ये सीखना और सिखाना, सीखने और सिखाने से जो आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है उसी को अधिगम कहते हैं। हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अधिगम क्या होता है, अधिगम कैसे होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अर्थात व्यक्ति के व्यवहार में अभिप्रेरणा, अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण इत्यादि के कारण आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। किसके कारण? अभिप्रेरणा के कारण, अभ्यास के कारण, अनुभव के कारण, प्रशिक्षण के कारण। ये सारे जब आप लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, जब टेट के सारे टॉपिक को आप आत्मसात कर लेंगे तो कोई टेट के बारे में आप पूछेगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको बता सकते हैं। मतलब आपने लर्निंग किया, अभ्यास किया, प्रशिक्षण किया, प्रेरित हुए इत्यादि के माध्यम से जो अस्थायी परिवर्तन, जैसे
मैंने आपको अभी बताया डोसा खाना, फूल लगाना, फूलों में रंग भरना इत्यादि अधिगम के श्रेणी में है। परंतु बीमारी के कारण व्यवहार में परिवर्तन, थकान के कारण व्यवहार में परिवर्तन, मादक पदार्थों के सेवन के कारण परिवर्तन अधिगम के स्तर में नहीं रखा जाता। आप बीमार हो गए तो सुस्त हो गए, एकदम सुस्त हो गए तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आया ना, लेकिन जो ही ठीक हो जाएंगे तो आप पुनः उसी अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात आपके व्यवहार में वो अस्थायी परिवर्तन था, अस्थायी परिवर्तन। इसलिए इस तरह का बीमारी के कारण जो परिवर्तन आ रहा है आपके अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मादक पदार्थ जैसे शराब और आप पी लेते हैं, देखते हैं बॉडी लड़खड़ाने लगती है, इस तरीके से लड़खड़ाने लगती है, तो आपके व्यवहार में वो परिवर्तन आया, लेकिन वह अस्थायी परिवर्तन नहीं है। इसलिए मादक पदार्थों के सेवन के बाद जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इसके सापेक्ष मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा, लास्ट तक आपको अधिगम क्या होता है, कैसे होता है, कौन अधिगम के श्रेणी में आता है, कौन नहीं आता है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 या 2 नंबर आपके टेट के सी-टेट के पेपर में रहना तय है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। इसका कंसेप्ट अब आपको देखिए, चलना फिरना, दौड़ना, रोना, हंसना, हृदय गति का चलना, पलक का झपकना, श्वसन होना, किसी पदार्थ के स्वाद में अंतर इत्यादि अधिगम के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मतलब जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है आपके बॉडी में, आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रही है। जैसे पलक का झपकना, क्या आपकी इच्छा अनुसार होगी? आप कहेंगे पलक झपको तब झपकेगा, आप कहेंगे पलक मत झपको तो नहीं झपकेगा, ऐसी बात नहीं होती है। वो पलक को जब झपकना होता है तभी झपकता है, जब नहीं झपकना होता है नहीं झपकता है। ये अनैच्छिक क्रिया, हृदय गति का चलना, श्वसन क्रिया होना, चलना, मूवमेंट करना, ये सारी चीज अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ये सारे जितने भी रहते हैं अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यहाँ पर देखिए आपका है परिपक्वता, बीमारी, थकान, मादक पदार्थों का सेवन, संवेगात्मक विकास इत्यादि के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है। इसलिए इसको अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह क्या हो रहा है, अस्थायी व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। अधिगम का परिभाषा मैंने बताया कि व्यवहार में सापेक्षिक अस्थायी परिवर्तन होता है, तो उसी को हम अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं। जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम लर्निंग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट देखिए स्लाइड में, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन कहां से आता है? जैसे एक परिपक्वता है, इसके माध्यम से आपका व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो अस्थायी परिवर्तन होता है। बीमारी के कारण अस्थायी परिवर्तन होता है। दिमाग में इसको सेट कर लीजिएगा, इससे संबंधित जितना भी परीक्षा में प्रश्न आएगा वो अस्थायी परिवर्तन होगा, वो अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। थकान के कारण है, मादक पदार्थों के सेवन के कारण है, संवेगात्मक विकास के कारण है, मूल प्रवृत्तियों के कारण, इसके कारण व्यवहार में सापेक्षिक अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में सापेक्षिक अस्थायी परिवर्तन होता है, उसी को अधिगम कहलाता है। मतलब अभ्यास, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते आप मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं। जब शुरू करते हैं तो आपको मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता है, कहाँ हैंडल है, कहाँ पौडिल है इत्यादि देखते रहते हैं, दिमाग उसी कंसंट्रेट रहता है तो आप गिर जाते हैं। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के पश्चात क्या करते हैं, आप मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं। जब आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है तो आप मोबाइल से बात करते हुए चलते हैं और मोटरसाइकिल आपकी चलती रहती है। मतलब ये आप बार अभ्यास करने से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ गया, जिसके कारण आपकी मोटरसाइकिल चल रही है, आप बात भी कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी सोच रहे हैं तो भी चल रही है। तो ये व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, और किसके कारण? प्रशिक्षण के कारण, अनुभव के कारण। अनुभवी जो व्यक्ति होता चला जाता है जितना, उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होते चले जाते हैं। ठीक, ये सारे के माध्यम से अस्थायी परिवर्तन, इन सभी के माध्यम से अस्थायी परिवर्तन। आपके परीक्षा में यही शब्द देकर पूछा जाता है, अभ्यास के कारण, प्रशिक्षण के कारण, अनुभव के कारण। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इसी के जस्ट बाद क्वेश्चन आपको 12-13 क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक देखते रहिएगा इसको।
चलना फिरना, दौड़ना, रोना, हंसना इत्यादि, हृदय गति का चलना, पलक का झपकना, श्वसन होना, किसी मादक पदार्थों के स्वाद में अंतर आदि अधिगम के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्लियर होता चला जा रहा है कि किसके कारण अधिगम होगा, किसके कारण नहीं होगा। सापेक्षिक अस्थायी परिवर्तन हो रहा है तो वो अधिगम की श्रेणी में है, यदि अस्थायी परिवर्तन हो रहा है तो अधिगम की श्रेणी में नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कुछ परिभाषाएं स्किनर के अनुसार। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया। आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, एड होता चला जाता है। जैसे आप कक्षा 1 में पढ़ रहे थे, 2 में पढ़ रहे थे, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, तो उत्तरोत्तर आपके अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया बढ़ती चली जा रही है। आपके अंतर्गत देखा जाता है कि वह पावर अधिक आ जाता है। नेक्स्ट, गेट्स के शब्दों में अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में उन्नयन अधिगम है। अभी आपको दोनों शब्द बताए, अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास, तीनों शब्द बताए। इनके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, अस्थायी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, वुडवर्थ के द्वारा नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। मतलब आप जो पुराने ज्ञान है उसमें जोड़ते चले जाइए, नवीन ज्ञान को जोड़ते चले जाइए, वो क्या होता है, आपका अधिगम होता है। क्योंकि सापेक्षिक व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है, उसी को अधिगम कहते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब देखिए हम लोग चलते हैं अधिगम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग। कौन कौन सी विशेषताएं, बस इसी को माइंड में क्लियर करना है, और जो ही क्लियर हो जाएगा आप क्वेश्चन कभी गलत कर ही नहीं सकते। ठीक, पहला अधिगम की विशेषताओं में, अधिगम एक अर्जित व्यवहार है। अधिगम क्या है, सीखना क्या है, अर्जित, मतलब कहीं आपको नेचर द्वारा दिया नहीं गया है, वो आते हैं जब पृथ्वी पर तो आप कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं, मतलब अर्जित करने का वो एक प्रक्रिया है। सीखना या अधिगम व्यवहार में आने वाले अस्थायी परिवर्तन, जिसमें बीमारी, थकान, परिपक्वता अथवा किसी नशे के आने वाला बदलाव शामिल नहीं है। बार बार मैं बता रहा हूं कि इसके द्वारा जो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो रहा है वह आपके अधिगम की श्रेणी में नहीं रहता है। सीखना परिणाम अपेक्षाकृत अस्थायी बदलाव है, आपके व्यवहार में अस्थायी बदलाव हो रहा है तो अधिगम है। सीखना प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, अपितु व्यक्ति के व्यवहार में झलकता है, व्यक्ति के व्यवहार में वह दिखता है। सीखना या अधिगम अभ्यास अनुभव पर आधारित होता है, अभ्यास तथा अनुभव पर आधारित होता है, जो कि मैंने इसके पहले स्लाइड में दिखाया था। अधिगम अनुभवों का संगठन है। जितना अधिगम क्या है, जितना अनुभव करते चले जाते हैं, अनुभव। जैसे वृद्धावस्था के व्यक्ति से मिलेंगे तो वो देश दुनिया का अनुभव किया है, मतलब वो सीखे तब आपको अच्छी बातें बताते हैं, देश दुनिया के बारे में बताते हैं, जो कि आप अभी किताबों में पढ़ रहे हैं। अभी तो आपके पक्ष ज्ञानात्मक है, जो व्यक्ति इस तरीके का उसके पास अनुभव आ जाता है, मतलब वह अपने देश समाज के अकॉर्डिंग वो सीख लेता है, तब आपको शेयर करता है, उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन मिलता है। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होता है। अधिगम दोनों तरह का होता है, सामाजिक भी अधिगम होता है, व्यक्तिगत भी होता है। अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। अधिगम जो रहता है व्यक्ति के आचरण को, जैसे आप पढ़ लेंगे, सीख लेंगे तो आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आएगा, तो वह आप दूसरे को भी उससे प्रभावित करते हैं। अधिगम क्रियाशील होता है, अधिगम सदैव ही उद्देश्य परक होता है। अधिगम जो सीखते हैं वो उद्देश्य परक होता है, उसका लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित होता है। जैसे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उद्देश्य निश्चित है कि आपको मास्टर बनना है, तभी तो सीख रहे हैं, तभी तो इतना कर रहे हैं। थार्नडाइक, पावलॉक, स्किनर, गेने, ये सारे सिद्धांत क्यों पढ़ रहे हैं आप? इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि हम मास्टर बन जाएं। तो वो क्या होता है, आपका उद्देश्य परक होता है, उसका उद्देश्य निश्चित होता है और उसी उद्देश्य के अकॉर्डिंग वो सीखता है, और सीखता है तो अपने व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाता है। समझ में आ गया अधिगम की विशेषताएं? इतना अधिगम की परिभाषा, अधिगम क्या है, बस इतना क्लियर किए रहेंगे, आपके दिमाग में बिठाए रहेंगे, अधिगम आपको क्लियर रहेगा। नेक्स्ट, अधिगम से संबंधित प्रश्न।
कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 क्वेश्चन लेकर आया हूं, एकदम बिल्कुल अधिगम आपका क्लियर हो जाएगा। इसको पॉइंट टू पॉइंट देखते रहिए। पहला, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत को प्रतिपादक है। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है। आपका दे रहा है क्लार्क हल, जीन पियाजे, बंडूरा, कर्ट लेविन। तो कौन है अधिगम के व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादक? क्लार्क हल। कौन है? क्लार्क हल। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। पहला, दंड व आरोप, पुरस्कार एवं प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, आध्यात्मिक बनने की इच्छा। दंड एवं आरोप जो दिया जाता है टॉपिक, तो दंड एवं आरोप को तत्कालिक व्यवहार में परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। पुरस्कार एवं प्रशंसा से भी अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे बच्चे को दिया जाता है टाफी ले लो 10 तक गिनती सुनाना है, टाफी ले लिया 10 तक गिनती सुना दिया, फिर भूल गया, उसके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा से आपको व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। मतलब आप जब देखेंगे कि जिसका लक्ष्य रहता है, बहुत बड़ा लक्ष्य रहता है प्राप्त करने के लिए, वो सीखता है, उसकी एक उत्कृष्ट इच्छा रहती है और इच्छा के अकॉर्डिंग सीखता है। तो इसका अधिगम की सफलता का मुख्य आधार क्या है? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, आध्यात्मिक बनने की इच्छा। इच्छा तो है लेकिन उसका टारगेट नहीं है कि यही मुझे करना है। लेकिन जब उत्कृष्ट आपका लक्ष्य उद्देश्य बन जाएगा तो आप उसके लिए काफी परेशान रहेंगे, उसको कर डालेंगे। नेक्स्ट, कर के सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? कर के सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब कर के सीखने का सिद्धांत स्किनर ने, मास्लो ने, जॉन डेवी ने, थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? जॉन डेवी ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डेवी ने। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चौथा, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत विभिन्नता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, सामाजिकता पर। छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत विभिन्नता पर, इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब कोई बालक देखते हैं बहुत तीव्र गति से सीखता है, कोई मंद गति से सीखता है, कोई बिल्कुल सीख ही नहीं पाता है। तो किसके कैटेगराइजेशन होती है? प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, मंद बुद्धि बालक, पिछड़े बालक, दिव्यांगता बालक इत्यादि कैटेगराइजेशन होती है। उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उसी के अकॉर्डिंग सीखता है। जैसे आप ही 4 मित्र हैं तो देखेंगे, कहते हैं अरे यार तू के तो बड़ा जल्दी याद हो जाला, हमें ना याद हो पावाला। तो मतलब क्यों? व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, जिसके कारण वो तेज याद कर ले रहा है, कम याद कर ले रहा है। उसके परिश्रम करने की क्षमता उच्च स्तर की, इनकी निम्न स्तर की, इसके कारण निर्भर करता है। नेक्स्ट, अधिगम आधारित होता है। 5वां क्वेश्चन देखिए, अधिगम आधारित होता है अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर, उपयुक्त सभी पर। अधिगम किस पर आधारित रहता है? उपयुक्त तीनों पर आधारित रहता है। बार बार अभ्यास करेंगे, सीख जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, ट्रेनिंग के माध्यम से सीख जाएंगे, अनुभव करेंगे तो सीख जाएंगे। तो अधिगम आधारित किस पर होता है? अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर, उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, अधिगम प्रक्रिया का तात्पर्य होता है पाठचर्या द्वारा होना, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिगम प्रक्रिया का तात्पर्य क्या होता है? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ये बार बार मैं यही बता रहा हूं कि अधिगम वही होता है, व्यवहार में सापेक्षिक अस्थायी परिवर्तन आता है तो आपका क्या होता है? अधिगम होता है। बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही आपका अधिगम कहलाता है। क्लियर हो गया तीनों क्वेश्चन? अब देखिए नेक्स्ट, शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर के आधार पर अध्ययन कराया जाना चाहिए। अधिगम की किस नियम पर आधारित है? अभ्यास क्रिया नियम पर, बहुप्रतीक्षित नियम पर, आत्मीकरण नियम पर, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञात से ज्ञात की तरफ आत्मीकरण नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य अधिगम में बाधक होता है? वाह्य अधिगम में अधिगमित निस्सहायता, रुचि, उत्तेजना, अभिप्रेरणा ये बाधक नहीं होता है, ये अधिगम को प्रमोट करता है। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य अधिगम में बाधक होगा और बाधक नहीं होगा? बाधक नहीं होगा तो ये है,
और बाधक होगा अधिगमित निस्सहायता, जो अधिगम कराया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार का सहायता नहीं मिल रहा है तो वो बाधा पैदा करेगा, वह अधिगम करने में बाधा पैदा कर सकता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन देखिए, अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार परिवर्तन से। यह परिभाषा किसने दी थी? गेट्स ने, बंडूरा ने, गिलफोर्ड ने, गौरी ने। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन से है, यह परिभाषा किसने दी थी? गिलफोर्ड ने। समझ में आ गया ये तीनों क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग, निम्नलिखित में से अधिगम है पलक का झपकना, दौड़ने के कारण थकान, डोसा खाना, हृदय गति का धड़कना। इसमें से कौन से चार है तो अधिगम है पलक का झपकना, ये गलत बात है, ये भी गलत बात है। डोसा खाना क्या अधिगम है? डोसा खाना क्या अधिगम है? हृदय का धड़कना ये गलत है, ये अनिच्छित क्रियाओं के ऊपर डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से अधिगम नहीं है। अब देखिए नहीं है, इसी दोनों क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा। हृदय का धड़कना, फूलों में रंग भरना, डोसा खाना, दुकान का हिसाब करना, ये तीनों आपके अधिगम के श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन हृदय का धड़कना अधिगम नहीं है। नेक्स्ट है अनुवर्ती प्रक्रिया सिद्धांत है। बुद्धि का सिद्धांत, शिक्षण का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत। ये अनुवर्ती प्रतिक्रिया का सिद्धांत कौन सा? अधिगम का सिद्धांत। ये पावलोव ने दिया था। ये क्या है? अधिगम का सिद्धांत। समझ में आया अधिगम किसे कहते हैं? इसीलिए मैं आपको थ्योरी भी लेकर आया था और उससे संबंधित क्वेश्चन भी लेकर आया था, ताकि आप इसको पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे, अधिगम आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो भी मैं टॉपिक लेकर आऊँगा उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर लेकर आऊँगा, ताकि आप टॉपिक भी देखते रहिए, क्वेश्चन भी करते रहिए, दोनों साथ साथ करेंगे तो आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको अधिगम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक, थैंक यू। विद्वानालय एकेडमी में आप बने रहिए, बहुत बेहतरीन चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा। थैंक यू।